दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन। और इस चैप्टर हम लोग ये वन शॉट का वीडियो है, इसमें हम लोग फुल देखेंगे कि कैसे प्रकाश का परिवर्तन होता है, अपवर्तन होता है। इसके रिलेटेड सारे टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वन शॉट है, इस पूरा चैप्टर को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए, इसमें बहुत सारा टॉपिक है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो पहला क्या है, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश किरण, किरण पुंज, प्रदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु। हम कैसे वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश का परिवर्तन, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु, अभिलंब। प्रकाश का परिवर्तन के नियम, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, वक्रता केंद्र, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, द्वारक, अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनने का नियम, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह, परिपट्टी, प्रकाश का अपवर्तन, सघन माध्यम, विरल माध्यम, अपवर्तन का नियम, अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, गोलीय लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंस सूत्र का अवर्धनांक, अवर्धनांक लेंस की क्षमता। ये पूरा 45 जो टॉपिक है उसको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला क्या है, प्रकाश। प्रकाश क्या होता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तु को देखने में सक्षम बनाता है। इसमें क्या है, प्रकाश है। अगर आप प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। अगर बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। फिर दूसरा क्या है, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण किसे कहते हैं। प्रकाश जिस पद से होकर चलती है उसी पद को प्रकाश किरण कहते हैं। मान लीजिए ये प्रकाश यहाँ से जा रही है, प्रकाश यहाँ से जा रही है, इसी प्रकाश यहाँ से जा रही है, प्रकाश यहाँ से जा रही है, सीधे डायरेक्शन में जा रही है। इसी को क्या कहते हैं, इसी पद को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण। और ये प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब हमेशा स्ट्रेट लाइन में गमन करेगी। जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। फिर किरण पुंज क्या होता है। किरण, आपने समझा कि किरण क्या होता है, मतलब जब एक रेखा जाएगा, मतलब एक किरण जाएगा तो उसको किरण कहते हैं। और जब ढेर सारा किरण समूहों में जाता है, ढेर सारा किरण समूहों में जाता है, उसको क्या कहते हैं, किरण पुंज। इसमें प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। मतलब प्रकाश का जो किरण का समूह होता है, जो किरण का समूह होता है, उसी अगर ढेर सारा समूह में जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, किरण पुंज। फिर है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जो निर्वात मीन्स क्या होता है, खाली जगह। जो निर्वात मीन्स क्या होता है, खाली जगह। खाली जगह में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश के गमन के लिए कोई माध्यम, ठोस, द्रव्य, गैस की जरूरत नहीं होती है। जो प्रकाश का गमन करने के लिए इसको कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, कोई भी माध्यम में जा सकता है। ना इसको ठोस की जरूरत इतनी होती है, ना द्रव की, ना गैस की। ये कोई भी माध्यम में गमन कर सकती है, मतलब कोई भी माध्यम में ये चल सकती है। फिर है प्रदीप्त, वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है या दीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे मान लीजिए प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त किसे बोलते हैं, प्रदीप्त जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है, मतलब कि वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। जैसे कि बल्ब देखें, घर में लाइट लगा रहता है बल्ब, वो खुद स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, मतलब उसके पास खुद का लाइट होता है। जिसके पास खुद का लाइट हो वो उसको क्या बोलते हैं, प्रदीप्त। जैसे कि सूर्य के पास भी अपना खुद का लाइट है, उसी को बोलते हैं प्रदीप्त। अदीप्त इसका जस्ट उल्टा है, जिसके पास खुद का प्रकाश ना हो, जिसके पास खुद का प्रकाश ना हो। वैसी वस्तु जो प्रकाश खुद उत्सर्जित नहीं कर सकते
अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। मतलब जिनके पास खुद का लाइट नहीं होता, वो दूसरे की सहायता से वो प्रकाश को लेता है और मतलब उत्सर्जित करता है। जैसे कि जैसे मानिए चंद्रमा चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। फिर है, तुम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हो? मतलब तुम अगर आपको कोई भी वस्तु को देखना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? प्रकाश। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो आप किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। बिना प्रकाश के आप किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों पर पड़ने वाले प्रकाश को वस्तु परावर्तित कर देता है। यह परिवर्तित किरण जब हमारे आँखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, डॉल टाइप का कुछ है, उतना तो ड्राइंग अच्छा नहीं बन रहा है। यहाँ पे कुछ जैसा कोई वस्तु यहाँ पे कोई इंसान खड़ी है, यहाँ पे कोई इंसान खड़ी है। जैसे ही इसका प्रकाश आँखों पे पड़ेगा, तभी वो व्यक्ति इस वस्तु को देख सकता है, अन्यथा नहीं। जब भी हमारे आँखों पे जब तक हमारे आँखों पे प्रकाश नहीं पड़ेगा, बोलने का मतलब यह है कि जब तक कोई प्रकाश नहीं पड़ेगा, मतलब जब तक प्रकाश नहीं होगा, हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। फिर है प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश परावर्तित कैसे होता है? जब प्रकाश किरण किसी परावर्तित सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश जिस माध्यम जैसे इस डायरेक्शन में गया, जिस डायरेक्शन में ये परावर्तक सतह हो गया और ऐसे प्रकाश आया और फिर वापस टकराया, फिर वो यहाँ पे आया प्रकाश, यहाँ पे टकराया, फिर वो मतलब कि उसी माध्यम में फिर से चला गया। और उस माध्यम की लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। फिर देखिए यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, ये देखिए परावर्तक सतह, जो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? परावर्तक सतह। ये क्या है? परावर्तक सतह। ये जो दिख रहा है आपको एरो वाला, ये क्या है? परावर्तक सतह है। ये क्या है? परावर्तक सतह। ये तो आपका डायग्राम है, इसका डेफिनेशन नीचे है। और ये क्या है? आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराया और फिर यह परावर्तित किरण इधर मुड़ जाता है। क्या आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण परावर्तक सतह से टकराने वाला प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं? ये देखिए परावर्तक सतह है। ये क्या है? परावर्तक सतह है। ये जो है ये परावर्तक सतह है और इससे आपतित किरण टकराया, इसे टकराने को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ये परावर्तक सतह से टकराया, इसी को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। फिर है परावर्तित किरण। परावर्तन के पश्चात वापस जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे कि ये रहा परावर्तित किरण। क्या है? ये है परावर्तित किरण। ये जो है परावर्तित किरण है। ये यहाँ से टकराया और फिर वो उसी डायरेक्शन में वो वापस चला गया, इसी को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। फिर आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। जैसे कि ये आपतित किरण क्या है? आपतित किरण और ये रहा अभिलंब। ये जो बीच में लाइन आया है इसको बोलते हैं अभिलंब। ये जो बीच में लाइन आया है ना उसको बोलते हैं अभिलंब। और ये है आपतित किरण। दोनों के बीच देखिए, जैसे ये प्रकाश की किरण है और ये प्रकाश की किरण है और इसके बीच में जो एंगल बना है इसको आपतन कोण को एंगल आई से डिनोट करते हैं। तो इसके बीच में जो एंगल बना है उसी को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसके बीच में जो कोण बना है उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण।
फिर है परावर्तन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे ये रहा अभिलंब, ये रहा अभिलंब। ये जो आया है ये प्रकाश का किरण, इसको क्या कहते हैं? अभिलंब और परावर्तित किरण, ये दोनों आया। इसके बीच जो कोण बन रहा है उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इसको एंगल आर से डिनोट करते हैं। इसको क्या कहते हैं? एंगल छोटा वाला आर से इसको डिनोट करते हैं, मतलब छोटा वाला आर से इसको दिखाते हैं। फिर है अभिलंब। एक काल्पनिक रेखा होती है जो परावर्तक पृष्ठ पर लंब होती है। ये जो अभिलंब है वो एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक बोले या फिर इसको आभासी भी बोल सकते हैं। काल्पनिक रेखा है जो यहाँ पे टकराती है। ये जो आ रहा है ये जो क्या है? अभिलंब है। ये जो अभिलंब है ये पृष्ठ से टकराता है। ये क्या है? अभिलंब है और यहाँ पे ये पृष्ठ से टकराता है, इसी को क्या बोलते हैं? अभिलंब। फिर है नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन के नियम। प्रकाश का परिवर्तन का नियम क्या कहता है? मतलब प्रकाश का परिवर्तन का नियम, प्रकाश का परिवर्तन का कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। प्रकाश का परिवर्तन का 2 नियम होता है। पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कि इसमें पहला तो प्रकाश का परिवर्तन का नियम की जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है दोनों क्या होगा? बराबर होगा। एंगल आई और एंगल आर दोनों ही इक्वल होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। जैसे कि यहाँ पे है कि जो आपतन किरण है और परावर्तित किरण और आपतन कोण तीनों एक ही तल में होता है। ये प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम है। फिर क्या है? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। मतलब जो समतल दर्पण द्वारा बनता है प्रतिबिंब उसकी क्या क्या विशेषता होती है, मतलब उसके क्या क्या गुण होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? कैसा होता है? आभासी होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जो समतल दर्पण होता है ना उसमें अगर प्रतिबिंब बनेगा ना तो वो दर्पण के आगे नहीं बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। फिर समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। और जब समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा ना तो उसमें देखिएगा कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों ही समान होता है, इक्वल होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है और समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? सीधा होता है। फिर है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और जो प्रतिबिंब का आकार होता है और वस्तु का आकार दोनों ही बराबर होता है, कोई उसमें डिफरेंट नहीं होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्विकी होता है। मतलब कि अगर आप समतल दर्पण के पास खड़ा है तो उसमें आपको दिखाएगा कोई वस्तु, जैसे कि आप बायां का दायां दिखेगा, दाहिने का बायां दिखेगा और बाएं का दाहिने दिखेगा। मतलब कि जैसे आप लोग इयरिंग नहीं, जैसे आप लोग नाक वाला पहनते हैं तो अगर आप समतल दर्पण में खड़ा होंगे ना तो आप जिस साइड पहने हुए हैं, जैसे कि बाएं तरफ पहने हैं तो दायां तरफ दिखेगा और दायां तरफ पहने हैं तो बाएं तरफ दिखेगा। फिर उसके बाद है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब कि उस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो कैसा होगा? गोल। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो दर्पण है इसका परावर्तक पृष्ठ इसको बोलेंगे ये कैसा है? गोल है। कैसा है? ये गोल है, तो इसी को बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है? एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है? अवतल और उत्तल। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होती है उसे
अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ ये जो है ये किस तरफ है, अंदर की ओर, और उत्तल का किस तरफ है, बाहर की ओर। ये रहा अवतल और ये रहा उत्तल। अवतल का किधर है, अंदर की ओर, और उत्तल का क्या है, बाहर की ओर। ऐसी गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होती है उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर रहेगा उसको बोलेंगे अवतल, और जिनका बाहर की ओर रहेगा उनको बोलेंगे उत्तल। तो ये क्लियर है। आगे देखते हैं। फिर है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। यहाँ पे भी वही दिया गया है कि अवतल दर्पण। देखिए, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है अवतल दर्पण का, ये किधर है, बाहर की तरफ है। ये वाला देखिए, ये वाला क्या है, बाहर की तरफ है। ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये बाहर की तरफ है, और ये अवतल दर्पण का क्या है, अवतल दर्पण का क्या है, अंदर की तरफ है। ये रहा परावर्तक सतह, इसका ये परावर्तक सतह और ये इसका परावर्तक सतह। फिर आगे देखते हैं। वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का आधा भाग होता है उसे केंद्र का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है, यहाँ पे क्या है, वक्रता केंद्र। इसका आधा भाग, इसका आधा भाग को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। इसको क्या कहते हैं, सी से डिनोट करते हैं। कि इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं। फिर है ध्रुव। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसमें क्या है, मध्य बिंदु, परावर्तक, ये जो मध्य बिंदु, ये परावर्तक सतह है, ये क्या है, परावर्तक सतह, ये परावर्तक सतह है। और इसका जो फर्स्ट वाला बिंदु, सबसे मध्य वाला बिंदु को क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। इसका ध्रुव इधर है, इसका ध्रुव देखिए यहाँ पे है। आगे देखते हैं। मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब जो दर्पण के वक्रता केंद्र को मिलाती है, दर्पण के मुख्य वक्रता केंद्र को मिलाती है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब गोलीय दर्पण का जो कांच होता है वो खोखले का, उस खोखले का भाग का, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको किससे, आर से डिनोट करते हैं। मुख्य फोकस। दर्पण के मुख्य अक्ष में समांतर आने वाली प्रकाश किरणों परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को मुख्य फोकस करते हैं। मतलब कि दर्पण जो है वो समांतर प्रकाश की किरणों परिवर्तित हुआ, उसके बाद जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। फिर है द्वारक। परावर्तन तल के व्यास को द्वारक कहते हैं। जो परावर्तन के तल होता है, परावर्तन के तल को, परावर्तन का जो तल है और उसका जो व्यास है उसको क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणों परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है, मुख्य अक्ष जो होता है, अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष, जैसे प्रकाश की किरणें समांतर गई और उसका परावर्तन हुआ, प्रकाश की किरण गई, फिर उसका परावर्तन हुआ। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब कि उत्तल में प्रकाश की किरणें समांतर गई, उत्तल में प्रकाश की किरणें जो है समांतर गई, अब परावर्तन हुआ, उसके बाद एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब इसमें प्रतीत होती है, मतलब मालूम होता है, एग्जैक्ट पता नहीं होता, इसमें प्रतीत होता है, उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस होता है।
इसमें भी यही है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या तथा मुख्य दूरी के संबंध। आर को वक्रता त्रिज्या को r इक्वल टू 2f माइनस एफ, वक्रता त्रिज्या को फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू 2f और फोकस दूरी का f इक्वल टू r बट्टा। फिर अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, मतलब अवतल जो दर्पण है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, दाढ़ी बनाने के लिए, मतलब जो दाढ़ी बनाते हैं उसके लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। टॉर्च और वाहनों की हेडलाइट्स में, मतलब जो टॉर्च होता है उसमें जो दर्पण लगा रहता है, ग्लास लगा रहता है, और वाहनों के हेडलाइट में उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। फिर दंत चिकित्साओं में, जो दंत चिकित्साओं में होता है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। फिर है सौर भट्टी में, सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण, वाहनों के साइड मिरर, मतलब जो वाहन आप लोग जैसे कि कार देखे होंगे, कार के साइड में जो मिरर लगा रहता है, मतलब आईना लगा रहता है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सड़कों के तीखों मेड़ों पर, फिर है सुरक्षा दर्पण के रूप में, और इसको सुरक्षा दर्पण के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर है वास्तविक प्रतिबिंब, जब प्रकाश किरणों परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है तो इस प्रकाश प्राप्त प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब जब प्रकाश की किरणें परावर्तन होती है, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन होती है और जिस बिंदु पर मिलती है तो इस प्रकाश प्राप्त प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब परावर्तन हुआ और जिस बिंदु पर मिला उसी को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पे देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का डायग्राम दिया हुआ है, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। फिर है आभासी प्रतिबिंब, जब प्रकाश किरणों परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो इस प्रकाश प्राप्त प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब जब प्रकाश की किरणें परावर्तन हुई और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। उसको क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। और जो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। और यहाँ पे रहा ये देखिए, ये आभासी प्रतिबिंब का डायग्राम है। फिर प्रतिबिंब बनने के नियम, यहाँ पे देखिए डायग्राम में किस तरीक़ा से पहले ए में बन रहा है, फिर बी में बन रहा है, फिर यहाँ पे ए में बन रहा है, फिर यहाँ पे बी में बन रहा है। यहाँ पे जितना भी डायग्राम है इसी डायग्राम से क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ पे परावर्तक सतह है, ये क्या है, परावर्तक सतह है, ठीक, ये परावर्तक सतह है। फिर यहाँ से प्रकाश गया, फिर यहाँ से प्रकाश वापस आ गया, मतलब ये परावर्तन हुआ। फिर यहाँ पे ये परावर्तक सतह है, फिर यहाँ से प्रकाश गया, फिर इस डायरेक्शन में वापस हो गया। और यहाँ पे क्या, ये देखिए अभिलंब है, ये अभिलंब है। फिर यहाँ से बीच में ये कौन सा है, ये बीच में कौन सा है, ये है आपतन कोण। ये अभिलंब और आपतित किरण, ये क्या है, आपतित किरण, और ये है आपतित किरण, और ये क्या है, परावर्तित किरण। ये जो है, ये रहा परावर्तक सतह, और ये है आपतित किरण, और ये क्या है, परावर्तित किरण। ये क्या है, परावर्तित किरण। और ये बीच में क्या गया, अभिलंब, ये जो जा रहा है ये अभिलंब गया, और इसके बीच में आपतित किरण और परावर्तित किरण, इसके बीच में आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। ये जो एंगल आई है ये क्या है, आपतन कोण, और ये जो एंगल
आर है वो क्या है, परावर्तन कोण। फिर है दूसरा, फिर उसी तरीका से ये फिर आगे है, फिर गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपट्टी। ये क्या है, गोलीय दर्पण। ये क्या है, गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण है और ये है परावर्तक सतह। ये परावर्तक सतह, और ये जो यहाँ अगर यहाँ पे देखिएगा तो बायां जो है, ये जो बायां है दायां की ओर दिखेगा और जो दायां है वो बायां की ओर दिखेगा। और इसमें ऊंचाई, ये क्या है, ऊंचाई नीचे की ओर। जो गोलीय दर्पण में होता है वो ऊंचाई क्या होता है, नीचे की ओर होता है। और इसमें क्या है, ऊंचाई ऊपर की ओर, मतलब प्लस में होता है। अगर ऊंचाई ऊपर की ओर रहेगा तो प्लस में, और नीचे की ओर रहेगा तो माइनस में। फिर दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है, F1 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ये है। और फिर F को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। U को क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी। और V को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। फिर अवतल दर्पण, अवतल लेंस की फोकस दूरी VE होता है। जो अवतल दर्पण है और अवतल लेंस की, अवतल दर्पण अवतल लेंस की फोकस दूरी को क्या कहते हैं, VE होती है। उसकी क्या होती है, फोकस दूरी VE होती है। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस दूरी VE होती है। मतलब जो अवतल दर्पण और अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होगा, माइनस में होगा। और उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, प्लस में होगा। वस्तु की दूरी हमेशा -VE होता है और प्रतिबिंब की ऊंचाई h हमेशा प्लस में होता है। मतलब जो वस्तु की दूरी है वो हमेशा माइनस में होगा और जो बिंब की ऊंचाई मतलब ऊंचाई वो हमेशा प्लस में होगा। फिर है आवर्धन। क्या है आवर्धन? आवर्धन से किसी प्रतिबिंब के आकार का पता लगा सकते हैं कि प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना बड़ा है। मतलब आवर्धन से होता है ना, इसमें प्रतिबिंब का आकार का पता लगाया जा सकता है कि प्रतिबिंब ना कितना गुना बड़ा है, प्रतिबिंब कितना बड़ा है। अगर पूछा इसमें कि किससे वस्तु की मतलब बोले तो आकार का पता लगाया जा सकता है, तो क्या बोलेंगे, आवर्धनांक। इसे m से सूचित किया जाता है। इसे जो है आवर्धनांक को m से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू -v/u। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -v/u इज इक्वल टू h/h। फिर है h क्या होगा, h डैश और h डैश/h। h क्या होगा, बिंब की ऊंचाई, v बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की दूरी। h क्या होगा, बिंब की ऊंचाई होगा या फिर प्रतिबिंब की दूरी, इसको v से डिनोट करते हैं। और h डैश क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई या फिर बिंब की दूरी, इसको क्या u से डिनोट करते हैं। फिर आभासी प्रतिबिंब के लिए m का मान +VE होता है। मतलब जो आभासी प्रतिबिंब होता है ना, आभासी प्रतिबिंब का मान क्या होता है, +VE होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब का मान क्या होता है, -VE होता है। फिर प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब जैसे कि प्रकाश गया, मतलब कि जैसे कि इधर से प्रकाश आ रहा है, या इसको जाना है इधर, पर इधर ये ना जाके इधर चला गया। मतलब ये अपने मार्ग से बोले तो विचलित हो जाता है। मतलब अपने मार्ग से जिधर इसको जाना है उधर ही नहीं जा रहा है, उधर ना जाके किसी और डायरेक्शन में चल जा रहा है। उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ये ज़्यादातर हवा में होता है। मतलब जैसे कि देखिए हवा को चलने का कोई डायरेक्शन है नहीं है, वो किसी भी माध्यम में चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। हम आपको पहले ही बताएं कि निर्वात है जो खाली जगह है, उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। वही
देखिए जैसे कि यही है प्रकाश का अपवर्तन का डायग्राम। ये देखिए जैसे कि यहाँ इधर से इसको जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, और इस डायरेक्शन में ना जाकर जाना है इसको इधर। ये जा रहा है इधर, लेकिन इधर ही ना जाकर इधर मुड़ गया, मतलब इसका जो मार्ग जो विचलित हो गया, इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर है सघन माध्यम। सघन माध्यम किसे कहते हैं? जो सघन माध्यम, वह माध्यम जिसका आवर्तनांक अधिक होता है वह सघन माध्यम कहलाता है। इस माध्यम के कण अधिक घने होते हैं। सघन माध्यम किसको कहते हैं? जिसका आवर्तनांक अधिक होता है। सघन माध्यम किसको कहते हैं? जो इसका आवर्तनांक अधिक होता है और इस माध्यम के कण अधिक घने होते हैं। सघन माध्यम उसी को कहेंगे जिसका आवर्तनांक अधिक होगा। अविरल माध्यम, वह माध्यम जिसका आवर्तनांक कम होता है वह विरल माध्यम कहलाता है। मतलब जिसका आवर्तनांक अधिक होगा सघन और जिसका कम होगा वो विरल। इस माध्यम के कणों का घनत्व कम होता है, और जब विरल माध्यम है उसका कणों का घनत्व क्या होता है? कम होता है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब कोई भी प्रकाश का किरण सघन से क्या है? सघन से विरल की ओर जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से क्या होगा? दूर हट जाएगी। फिर है जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। मतलब जब यहाँ पे क्या था? जब सघन से विरल की ओर जा रहा था तो अभिलंब से दूर हट जाती थी, और यहाँ पे सघन विरल से सघन में जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। आपतन का नियम, अपवर्तन का नियम। इसमें क्या है? अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का दो नियम होता है, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होता है। क्या है? जो आपतन किरण है ये क्या है? ये है परावर्तक सतह। जो आपतित किरण, ये क्या है? आपतित किरण, और यह है परावर्तित किरण। नहीं, ये जैसे कि यहाँ पे ये समतल दर्पण है, ये मत समतल दर्पण बोल रहे, सॉरी। परावर्तक सतह यहाँ पे आपतित किरण, और ये है क्या? ये क्या है? आपतन बिंदु। ये क्या है? आपतन बिंदु, और ये अभिलंब क्या होगा? तीनों एक ही तल में होगा। तीनों एक ही तल में होगा। उसको क्या कहते हैं? उसको वो पहला नियम है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों पर अभिलंब एक ही तल में होगा। मतलब आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होगा। और आप जो कि ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। मतलब जो अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अपवर्तन ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, इसे स्नेल का भी नियम, इसे स्नेल ने दिया था इसलिए इसको स्नेल का भी नियम कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एंगल आई और एंगल क्या होता है? बराबर होता है। एंगल आई और एंगल क्या होता है? बराबर होता है। फिर अपवर्तनांक, यह दो माध्यमों में प्रकाश का छाल का अनुपात होता है। जो ये अपवर्तनांक है, यह दो माध्यमों में प्रकाश का छाल का क्या होता है? अनुपात होता है। किसी दो माध्यम के लिए अपना को की ज्या और अपवर्तनांक कोण ज्या का अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब जो अपवर्तनांक है वो एंगल आई और एंगल क्या होगा? बराबर होगा। एंगल आई इसमें क्या है? आपतन कोण, और ये एंगल आर क्या है? अपवर्तन कोण। अपवर्तनांक इज इक्वल टू क्या होता है? मतलब अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य 1 में प्रकाश चाल और माध्य 2 में प्रकाश की चाल। मतलब इसमें कोई भी हो सकता है, ऊपर में जैसे ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है,
मतलब कोई भी माध्यमिक होना चाहिए उसमें प्रकाश की चाल, और सेकंड में भी कोई भी माध्यम होनी चाहिए उसकी प्रकाश चाल। फिर है निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष होता है उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब निरपेक्ष में क्या है कि जो निर्वात के सापेक्ष होता है, मतलब निर्वात के मतलब ऊपर में निर्वात रहना चाहिए और नीचे में कोई भी पदार्थ कुछ भी रह सकता है। मतलब ऊपर में निरपेक्ष में ऊपर में निर्वात रहना चाहिए, मतलब खाली जगह रहना चाहिए, और नीचे में कोई भी टर्म मतलब कोई भी चीज़ हो सकता है, ठोस हो, द्रव, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे n = वायु में प्रकाश की चाल और माध्यक में प्रकाश की चाल। फिर एक गोलीय लेंस। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोल हो उसे गोलीय लेंस कहते हैं। मतलब कि जो गोलीय लेंस होता है वो दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी जिसका आर पार हम लोग देख सकते हैं। पारदर्शी किसको कहते हैं? जिसको हम लोग आर पार देख सकते हैं। दोनों पृष्ठ गोल हो उसे, मतलब दोनों उसका पृष्ठ क्या होना चाहिए? गोल होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है? अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी भी कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी भी कहते हैं। गोलीय लेंस कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी भी कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी भी कहते हैं। अब तो पहले क्या है? अवतल लेंस ऐसा लेंस जो बीच की अपेक्षा किनारों पर ज़्यादा मोटा होता है। मतलब अवतल लेंस में ना जो बीच में होता है, ये देखिए आपका अवतल लेंस है, इस टाइप से ही होता है अवतल लेंस है। इसमें जो बीच में है, बीच में मोटा होगा, और जो किनारों में है, किनारों में क्या होगा? उतना मोटा नहीं होगा। बीच की अपेक्षा सॉरी यहाँ पे हम गलती बोल दिए। बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा होता है, मतलब किनारों में मोटा होगा और बीच में क्या होगा? पतला होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। जिस लेंस में बीच में मोटा हो, बीच में पतला होगा और किनारों में क्या होगा? मोटा होगा, उसे अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को अभिसारित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। जो अवतल लेंस है प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? अपसारित कर देता है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है। यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। जो अवतल लेंस है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण को क्या करता है? अपवर्तन कर देता है, अपवर्तन, और उसके बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु में अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, इसलिए अवतल लेंस का इसे मुख्य फोकस भी। ये देखिए यहाँ पे अवतल लेंस का डायग्राम क्या है? अवतल लेंस का यहाँ पे अवतल लेंस का क्या डायग्राम? ये रहा अवतल लेंस का डायग्राम और ये रहा उत्तल लेंस का। ये क्या है? उत्तल लेंस का। इस तरीक़ा से आप लोग देख सकते हैं इसको। फिर है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी। अब उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी भी कहते हैं। ऐसा लेंस को किनारों की अपेक्षा बीच में ज़्यादा मोटा हो। उत्तल में क्या होगा? बीच में मोटा होगा और किनारों में क्या होगा? पतला होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अभिसारित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। मतलब वो जो उत्तल लेंस है ना, वो प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? अभिसारित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद शुष्क अक्ष के एक बिंदु अभिसारित हो जाती है। यह बिंदु उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष कहलाता है। जो उत्तल लेंस है उसका मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो अपवर्तन हुआ। अपवर्तन के बाद अक्ष के एक बिंदु पर अभिसारित हो जाती है। अभिसारित मतलब मिल जाती है। यह बिंदु उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष कहलाता है। ये क्या है?
उत्तल लेंस, देखिए यहाँ पे ये आया, यहाँ पे मिल गया, ठीक। ये देखिए उत्तल लेंस, मतलब उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब है। ये क्या है? लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब है। इस तरीक़ा से ये जो लेंस का है जो प्रतिबिंब बनता है। फिर उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसे कि जितने भी प्रकाश की किरणें आई, ये प्रकाश की किरणें यहाँ पे सारी जो है, वहाँ पे देखिए ये सारी प्रकाश की किरणें आ रही है सारी। ये उत्तल लेंस है। यहाँ पे जितने भी प्रकाश की जो किरणें हैं, जो प्रकाश की किरणें ये जितने भी आ रही है, यहाँ पे देखिए मिल जा रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? मिल जा रही है। इसी को यही होता। ये अब फिर हम लोग देखेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये क्या है? ये क्या है? अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस। क्या है? अवतल लेंस। अवतल लेंस है। फिर यहाँ से भी प्रकाश की किरणें आ रही है, ये यहाँ से भी प्रकाश की किरणें आ रही है, और ये रहा, और यहाँ पे दोनों ही एक ही बिंदु पे मिल रही है, F1 पे ये दोनों ही मिल रही है। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे लेंड सूत्र का आवर्तनांक। लेंड सूत्र F1 1/F = 1/B - 1/U होता है। हम लोग पहले यहाँ पे पीछे में ही हम लोग देखे थे कि लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/F = 1/V - 1/U, जिसमें F क्या होता है? फोकस दूरी होता है। V क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी होता है। U क्या होता है? बिंब दूरी। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। जो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? वो धनात्मक होता है। फिर आवर्धनांक। आवर्धनांक का फॉर्मूला क्या होता है? पहला होता है m = h और फिर क्या है? 1/h। फिर है m = v/m। फिर है m = u/v h', फिर है 1/h, जिसमें h'1 क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, और h क्या होता है? बीम की ऊंचाई होता है। फिर क्या है? लेंस की क्षमता। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसरण कराने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब कि जो प्रकाश की किरणें वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? अभिसरण और अपसरण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। फिर है P क्या होता है? प्रिंसिपल साइज बोलते हैं। प्रधान बिंदु। P = क्या होता है? 1/F, जिसको हम लोग M से भी डिनोट करते हैं। लेंस की क्षमता SI मात्रक डायोप्टर D होता है। जो लेंस की क्षमता का SI मात्रक है वो क्या होता है? डायोप्टर D होता है। इसका SI मात्रक V-1 भी होता है। 1 डायोप्टर उसे लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मिनट है। 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितना है? 1 मिनट होता है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। जो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। अगर फोकस दूरी कम दिया रहेगा, फिर P = क्या होता है? 100। तो यहीं पे लेंस की यही है, अगर फोकस दूरी कम दिया रहेगा, तो यहाँ पे P = क्या होता है? 100F। यहाँ पे P = क्या होता है? 100 है। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो ख़त्म हुआ। थैंक यू। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।